हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मैम। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया है, पर आज हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट था हमारे आसपास के पदार्थ। फ्रेंड्स, हमने इसके सारे पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे देख लिए हैं। आज सिर्फ फैक्ट्स वगैरह देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट इसमें और बातें हैं एक दो उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा ठोस, द्रव और गैस के बारे में सिर्फ, पर वैज्ञानिक जो है वो पदार्थ की 5 अवस्था, मतलब 2 अवस्था और कौन कौन सी है, तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि वो होता क्या है। तो पहला है प्लाज्मा। हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे प्लाज्मा क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फ्रेंड्स, ये जो प्लाज्मा है वो बहुत अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। ठीक है, मतलब और ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, इसीलिए इसका यूज फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में होता है। और नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई और अन्य गैस होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा इसके अंदर प्रवाहित होती है। जब जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसके अंदर जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो यह जो गैस है वो आयनीकृत यानी कि आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला क्या तैयार होता है, तो प्लाज्मा तैयार होता है। ओके, हम जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा वो किस तरह से तैयार होता है, तो फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है उसके अंदर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो जिससे गैस आयनीकृत हो जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। ठीक है, और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। फ्रेंड्स, उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फ्रेंड्स, सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब BEC कहा गया। ठीक है, तो सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरेल और कार्ल ई वैमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जिसने खोज की उनके बारे में हमने जान लिया, बोस और आइंस्टाइन के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये होता क्या है, ये पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्था क्या होती है, तो सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। ठीक है, फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार पन्ने नहीं पलटूंगी। ठीक है, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है हमारे आसपास द्रव
तीन अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। फ्रेंड्स, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के बीच का होता है, मतलब मध्यवर्ती होता है। ओके फ्रेंड्स, ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का जो गैपिंग होता है, रिक्त स्थान होता है, और गतिज ऊर्जा वो न्यूनतम होती है। ओके, और गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती मतलब बीच की होती है। ठीक है, हमने पढ़ चुका है कि ठोस में गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि गैस में सबसे ज़्यादा होती है और द्रव में इन दोनों के मध्य में होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है और द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। ठीक है, और गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से इधर उधर विचरण करते रहते हैं। और आगे देखते हैं, पदार्थों की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती रहती हैं। पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है ना। ऊर्ध्वपातन क्या था? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या था? ऊर्ध्वपातन था। अब देखते हैं क्वथनांक के बारे में, है ना। तो क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक में जो पदार्थ के कण होते हैं वो द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब वाष्पीकरण, हमने इसके बाद वाष्पीकरण पढ़ा था। तो वाष्पीकरण क्या था? यह एक सतही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के जो परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, वाष्पीकरण के बारे में मैंने बताया। ठीक है, और वाष्पीकरण की गति किन कारकों पर निर्भर करती है? तो सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, ये सब वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। ठीक है, अब देखेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये सब आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार पढ़ने नहीं पलट रही हूँ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनको हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राशि, मात्रक और प्रतीक। तो राशि क्या है? तापमान, इसका मात्रक है केल्विन, इसका प्रतीक है के। लंबाई का मीटर, इसका प्रतीक है एम। सहती किलोग्राम, इसको केजी में व्यक्त करते हैं। भार का न्यूटन, जिसको एन से व्यक्त करते हैं। आयतन घन मीटर m3। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर केजी m3। दाब का पास्कल PA। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। चलिए अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलिए। मैंने आपको बताया था सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाता है और केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है ना। 273 से घटाया जाता है और जोड़ा जाता है। ठीक है, और किस में घटाना है किस में जोड़ना है मैं बता चुकी हूँ, तो आपको कमेंट करके इसके आंसर मुझे देने हैं। ठीक है, तो पहला है 300 केल्विन, इसको सेल्सियस में बदलना है। दूसरा है 573 केल्विन। ओके, तो ये जो दिया है मैंने तापमान, उसको सेल्सियस में बदलना है और यहाँ पर जो दिया है उसको केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलोगे आप,
और 373 डिग्री सेंटीग्रेड को इसको भी केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? मतलब कोई अगर उबलते हुए जल से जल जाए, मतलब उबले हुए पानी से जल जाए या भाप से जल जाए, तो दोनों में किस जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी, मतलब किसमें ज़्यादा अधिक जलन होगी और किस लिए होगी, आपको बताना है। ठीक है, आपको पता है कि भाप की गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होती है ना, इसलिए भाप में जलने से हमको ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक दो क्वेश्चन और मैं देख लेती हूँ। एक क्वेश्चन है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर, नेफ्थलीन जानते हो आप, नेफ्थलीन की गोलियाँ आती हैं, है ना, इसको रखा रहने देने पर कुछ समय के साथ, मतलब कुछ समय बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता और ये बिना ठोस पदार्थ, कोई बिना ठोस पदार्थ छोड़े ही अदृश्य हो जाती है ना। तो ये क्यों होता है, आप बता सकते हो? बताना चाहो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, और एक क्वेश्चन इसी तरह से कि हम जो इत्र है उसकी गंध हम बहुत दूर बैठे हुए भी सूंघ सकते हैं, इसका कारण क्या है ये भी आप बताइएगा। जैसे कि गर्म भोजन का आपने बताया आंसर कि उसके अणु जो हैं गर्म भोजन के जो वायु में फैल जाते हैं उसके अणु और बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से इनका भी आंसर सेम वही उसी टाइप से होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा हो गया। अब हम कल से चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।